बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म समय सुधार। पहले जब घर में बच्चा होता था तो समय नोट करने में घड़ियां भी नहीं होती थी, दादा दादी नाना नानी के यहाँ पे होते थे तो वो एक आइडिया लेके टाइम नोट करते थे। एक कुंडली से क्या क्या देख सकते हैं? 12 भाव हैं, वो 12 भाव में से करीब करीब 20 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। 240 कम से कम मेजर घटनाओं को देखा जा सकता है। डरना नहीं चाहिए, शनि से हर कोई डरता है, नेचुरल बात है, दुख का कारक है। शनि दुख भी है, शनि न्याय का देवता भी है, देता भी खूब है। राधे राधे टोल, जय विष्टोल, वेलकम बैक। मैं राहुल टीसी गोला आज मैजिकल लेंस से फिर आपका स्वागत कर रहा हूं। और आज हम जिनसे बात कर रहे हैं वो एक कॉर्पोरेट में बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब कर रहे हैं, पर साथ ही बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर भी हैं। जयपुर से हैं कुलदीप शर्मा जी, बहुत अमेजिंग तरीके से एस्ट्रोलॉजी करते हैं। उनका मानना है कि केपी कृष्ण पद्धति मूर्ति बहुत ही अमेजिंग तरीके से काम करती है। आज हमसे इंटरव्यू, आज हमारी जो चर्चा हुई, हमने उनमें बात की है कि कैसे एक लॉर्ड, कैसे एक राशि आपके जीवन में क्या क्या घटनाएं बदल देती है। तो आज हमने इसमें बात की मृत्यु तुल्य कष्ट या मृत्यु भी कैसे देखी जा सकती इस कुंडली के माध्यम से। और 3 प्लैनेट कौन से, प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस, जिसकी कोई कल्पना नहीं करता। वो 3 प्लैनेट पे बहुत मुख्य होगी जो आपके जीवन में बहुत बड़ी घटनाएं कर सकती है, स्पेशली इन मैरिज। तो आज वो देखेंगे हम कि वो तीनों प्लैनेट आपके जीवन में क्या घटित कर रहे हैं और ये बिल्कुल नई तरीके से समझ आ रहा है। आज हम बात करेंगे कृष्ण मूर्ति पद्धति पर कुलदीप शर्मा जी से। तो उनका स्वागत करते हैं आज हमारे स्टूडियो पे। बहुत बहुत स्वागत है कुलदीप जी। राधे राधे। जय श्री राधे। राधे राधे जी। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरु पूर्णिमा का अवसर है, पहले तो और मेरे गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ। सभी के गुरुओं को मेरा सादर नमन जी इस मौके पर, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है, शिक्षा का कारक है, और इस पवित्र जगह आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। गुरु जी की कृपा सर। गुरु ही है जो हमें ज्ञान और गति प्रताप, बिना गुरु के गति है नहीं सर। राइट। तो चलो आज गुरु से बात। तो आपके गुरु कौन है सर इस विद्या में? इस विद्या में मेरे गुरु मेरे जिया जी हैं, जो एजी ऑफिस से रिटायर्ड एजी के पद से रिटायर्ड हुए हैं। और 20-25 साल पहले मैं जब इंजीनियरिंग की पढ़ाई में पढ़ रहा था तो उनके साथ मैं रहा था। मेरे पास रहने को उस समय मेरा घर नहीं था, तो मैं दीदी के यहाँ पे रहता था। तब उन्होंने, उनके साथ जाना आना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के वो सब देखना, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ तो ग्रहों को देखने समझने में मुझे बहुत रुचि लगती थी कि हाँ ये साइंस है। गैलेक्सी में 9 प्लैनेट्स होते हैं, सबको पता है। 7 मेन प्लैनेट्स हैं, 2 शैडो प्लैनेट्स हैं। तो इनकी जब वो गणना करते थे तो मुझे अच्छा लगता था कि कुछ न कुछ हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड बातें हैं। और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के साथ में उनका जाना आना, मीडिया में जाना, सेलिब्रिटीज के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसा फील्ड है कि लोगों की सेवा की जा सकती है। लोगों को, जो आज के इस प्रेजेंट एरा में लोग इतने भ्रमित हो चुके हैं कि समझ नहीं आता कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए जी। पारिवारिक जीवन हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, वैवाहिक जीवन हो, तो बड़ा कंफ्यूजन चल रहा है इस समय। आपने जो पूरी एस्ट्रोलॉजी की सीखी, उसके साथ आपने एक अलग स्ट्रीम चूज कर लिया, आपने केपी कृष्ण पद्धति। उसका कारण क्या रहा? उसका कारण राहुल जी ये रहा कि मैं कॉर्पोरेट सेक्टर से हूँ जी। मैं बड़े ग्रुप्स में काम कर चुका हूँ, और महिंद्रा, टैफे, बड़े बड़े ग्रुप्स में मैंने अच्छे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं जी। मेरे गुरु की कृपा से अवार्ड विनर भी रहा हूँ। उस समय 2014 में मेरा जब ट्रांसफर राजस्थान से गुजरात हो गया था तो थोड़ा मैं विचलित हो गया था जी। क्योंकि मेरा सारा बेस लोकेशन राजस्थान रहा था। तो हम हमारे बड़े गुरुजनों के जो एस्ट्रोलॉजर्स थे उनके संपर्क में आए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो आपका डेस्टिनी ने लिखा है, आपके ये ग्रह की दशा है और ये होना था। तो हम विचलित थे, क्योंकि जब अपने मन मुताबिक कुछ चीजें नहीं होती तो व्यक्ति को बहुत अरोगेंस फील होता है कि नहीं,
ये सब क्यों हुआ, मुझे नहीं जाना, ट्रांसफर नहीं लेना। लेकिन वो समय में बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स के सानिध्य में आया जी। और सानिध्य में आने के बाद में मुझे इस विद्या में, मैं कुछ बोलना भी नहीं चाहता, बड़े सेलिब्रिटीज एस्ट्रोलॉजर हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, किसी की मैं बुराई भी नहीं करना चाहता। लेकिन उस समय बहुत लोगों ने बोला तुम तो ये बन जाओगे, ऐसा होगा, यूं होगा, ऐसा बहुत सारी चीजों का जब कुछ समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, तब मैंने ट्रांसफर लुधियाना ले लिया था। तो वहाँ गोल्ड मेडलिस्ट, उनका नाम ले सकता हूँ, उनकी प्रेरणा से भी मैं इस फील्ड में आया। बताइए। पंडित डी.के. शर्मा। डी.के. शर्मा जी। हाँ। प्रणाम उनको मैं प्रणाम करता हूँ, वो मेरे मोटिवेटर रहे हैं। मैं उनसे मिला कि मैंने कहा गुरुजी जॉब में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही, मुझे चैन नहीं है, सुकून नहीं आ रहा। तो पंडित डी.के. शर्मा जी ने बोला कि भाई आपकी डिवाइन ने तो ये कहा है कि आप लोगों की सेवा करो, इस क्षेत्र में जाओ, लोगों को ज्ञान दो, समझाओ, और आप अपने इस फील्ड में महारत हासिल कर सकते हो। तो बस ऐसा ही हुआ कि हमने पढ़ाई की, उनके बताए अनुसार कुछ शास्त्रों की वो हमने लिया, पढ़ा, और मैं आईफास से ज्योतिष रत्न भूषण प्रभाकर शास्त्राचार्य कर चुका हूँ। इसके अलावा फिर मैंने जब वैदिक में देखा कि कुछ घटनाओं का निर्धारण है, लेकिन वो घटनाएं सही समय पे क्लिक नहीं हो पाती जी। जैसे किसी का वैवाहिक जीवन है, वो पीसफुल नहीं चल रहा, या विवाह होने में विलंब है, तो उसका 7th हाउस का लॉर्ड प्रॉमिस कर रहा है, लेकिन उस समय वो क्लिक नहीं कर पा रहा। तो मेरे बहुत पूजनीय गुरुदेव हैं किशोर कुमार, जो पुणे में, उनसे मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति में 4 स्टेप स्टेलर पूरा किया जी। और वो उसमें मैंने रिसर्च लेवल तक किया। कृष्णमूर्ति पद्धति में 4 स्टेप स्टेलर बहुत बड़े मायने रखता है जी। और उसमें भी मेरा जो फेवरेट सब्जेक्ट है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जन्म समय सुधार। तो राहुल जी उसमें होता क्या है कि आज के टाइम में समय, पहले जब घर में बच्चा होता था तो समय नोट करने में घड़ियां भी नहीं होती थी, दादा दादी नाना नानी के यहाँ पे होते थे, तो वो एक आइडिया लेके टाइम नोट करते थे कि सुबह कहा मुर्गा ने बांग दी, 4 बज रहे थे, 4 साढ़े 4 थे, एग्जैक्ट टाइम नहीं होता था। आज के टाइम में थोड़ा टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, हॉस्पिटल्स में मोस्टली डिलीवरीज होती हैं तो टाइम आ जाता है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम में हमारा एस्ट्रोलॉजी ये कहता है कि जब शिशु अपने गर्भ से निकलता है और इस ब्रह्मांड के एयर वातावरण के टच में आता है, वो टाइम एग्जैक्ट टाइम होता है। तो क्या हम ये मानेंगे कि कॉर्ड कटिंग इज एक्चुअल टाइम, या जो फर्स्ट सांस है वो एक्चुअल टाइम? फर्स्ट सांस जो होता है, तो सर तब तक तो माता से जुड़ा होता है ना कॉर्ड कर से, वो कॉर्ड जैसे ही कट के और जो हमारे वातावरण के उससे कनेक्टिविटी उसकी होती है। सो 2 अलग अलग बातें हैं जी। कई बार कॉर्ड कटने में और पहली सांस लेने में 1 मिनट का डिफरेंस आ जाता है, और तकरीबन आ भी जाता है, ऐसा नहीं है, आ जाता है 1 आधे मिनट का, 1 मिनट का। तो क्या वो गिना जाएगा? किसको मानेंगे समय, एक्चुअल समय किसको, कॉर्ड कटने को मानेंगे या वो पहली सांस को मानोगे आप? मेरा ऐसा है कि पहली सांस को मानना, चाहे वो कॉर्ड से कनेक्टेड, कॉर्ड से कनेक्ट, सांस ले चुका है, पहली ब्रह्मांड के अंदर जो वायु वातावरण में पहली सांस जो ब्रह्मांड से उसके पास ऑन होती है नवजात शिशु की, वो मानी जाती है वो। क्योंकि कोड में 1-2 मिनट का टाइम भी लग जाता है। सिजेरियन होता है तो डॉक्टर है, नर्सेज स्टाफ उसको टाइम काटने में लगा देते हैं वो, तो कई बार वो भी नोटेड टाइम में डिफरेंस आ जाता है। और 1 मिनट क्या मैं कहता हूँ 30 सेकंड की चेंजेस ऑफ द टाइम में सब लॉर्ड चेंज हो जाता है। ठीक है, उससे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? उससे जीवन में ये फर्क पड़ता है कि किसी व्यक्ति का जब सही समय नहीं है तो उसका कस्पल सब लॉर्ड जो हम बोलते हैं उसके रिजल्ट्स डिफरेंट आ जाते हैं। अब सपोज कीजिए किसी का कस्पल सब लॉर्ड शुक्र है, फर्स्ट हाउस का, तो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन ये कहता है फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड शुक्र है,
तो उसके चंद्र राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी से उसका मैच होना चाहिए। ठीक है। यानी शुक्र का संबंध, सपोज करो उसकी चंद्र राशि स्वामी बुध है और मंगल का नक्षत्र है, तो उस शुक्र का संबंध मंगल और चंद्र से कहीं न कहीं उसकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए हॉरोस्कोप में, तब तो राइट टाइम है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जब मन और आत्मा का मिलन नहीं होगा, फर्स्ट हाउस खुद व्यक्ति का शरीर है जी, तो उसका समय उस मैच में नहीं आएगा। तो मेरा ऐसा मानना है फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड कंसर्न्ड चंद्र राशि स्वामी या चंद्र नक्षत्र स्वामी से मिलान होना मस्ट है। ठीक है। चार्ट में हम इस बात को समझ लेते हैं कि जो पहली बात हमने यहाँ पे क्लियर करते हैं कि जो पहली सांस है, आप केपी की पद्धति के अनुसार जो पहली सांस है वही हम उसका एक्चुअल बर्थ टाइम कॉर्ड कटिंग नहीं मानेंगे। Yes. ये आप क्वेश्चन पद्धति से आप इस बात को व्यक्त यस करें। यस ठीक है। मिथ और फैक्ट में आपकी तरफ से ये फैक्ट है। यस सर। ठीक है। हम बात करते हैं सर केपी के अंदर। केपी की आपने 4 स्टेलर्स की बात कर रहे हो, जहाँ पे हम एक पद्धति से दूसरी पद्धति, दूसरे तीसरी पद्धति, मतलब दूसरे से तीसरी लॉर्ड, थर्ड लॉर्ड के सब लॉर्ड पे चले जाते हैं। यस। क्या इतनी बारीकियां जरूरी है? एक्चुअल प्रेडिक्शन के लिए बहुत जरूरी है। कृष्णमूर्ति पद्धति 1935 के आसपास जब उन्होंने ये पद्धति को जन्म दिया था, जन्मदाता कृष्णमूर्ति साहब खुद थे जी। तो उन्होंने नक्षत्रों पे, उपनक्षत्रों पे बहुत काम किया था। वैदिक कहती है 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं और 12 हाउसेस होते हैं, लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। ठीक है। और उस एक नक्षत्र में 9 उप नक्षत्र होते हैं। ठीक है। तो 27 नक्षत्रों को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा करीब करीब 243 आता है जी। 6 उप नक्षत्र अभिजीत के मानते हम, तो 243 प्लस 6 249। ठीक है। तो जब हॉरेरी चार्ट बनता है तो कस्पल सबलॉर्ड 249 होते हैं। ठीक है। तो उस हॉरेरी चार्ट से, जैसे किसी का कोई कुछ भी नहीं है, वो कहता है मेरे पास तो न तो जन्म समय पता, न मेरा टाइम का पता, स्थान भी नहीं पता, तो हमारा एक टूल होता है हॉरेरी चार्ट से उसका चार्ट बनाना। ठीक है। जातक को सामने बिठा के उसके आराध्य को बोलते हैं कि आप उनको याद करो और अपने क्वेश्चन को मन में याद करके और आप एक नंबर बताइए 1 से 249। वो कहता है कि 5, तो 5 हॉरेरी नंबर डाल के हम केपी से उसका चार्ट निकाल देते हैं। ठीक है। और उससे उसकी प्रेडिक्शंस आ जाती हैं। कितना सटीक होंगी सर? 110% सटीक है सर। आप 100 नहीं बोल रहे, 100 110 बोल रहे हो? हाँ 100% आई एम श्योर, क्योंकि मैंने ये 1000-2000 हॉरोस्कोप देख चुका हूँ और इसका मेरा अनुभव है। हॉरेरी चार्ट कभी गलत नहीं होता, लेकिन लॉन्गिविटी के लिए और स्टेबिलिटी के लिए तो अपना बर्थ चार्ट ही माना जाता है। एक कुंडली से क्या क्या देख सकते हो? एक कुंडली से हम सर 12 भाव हैं, वो 12 भाव में से करीब करीब 20 कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। 240 कम से कम मेजर घटनाओं को देखा जा सकता है। 240 मेजर घटना और माइनर तो सर 24-25 घटनाएं तो टिप्स में होती हैं। टिप्स में आएगी। पहला भाव खुद व्यक्ति, उसका खुद शरीर, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक होता है, कलर होता है, उसका नेचर होता है। सेकंड हाउस धन, लिक्विडिटी धन का होता है, कुटुंब परिवार, उसका ओरल फैमिली। थर्ड हाउस पराक्रम का होता है, करेज। फोर्थ हाउस उसका सुख, व्हीकल, लैंड प्रॉपर्टीज। फिफ्थ हाउस उसका एजुकेशन। फोर्थ हाउस से प्राइमरी एजुकेशन से लेके और अप टू ग्रेजुएशन तक देखा जाता है। फिफ्थ हाउस से संतान पक्ष होता है, उसके अफेयर्स वगैरह, शेयर मार्केट से रिलेटेड। सिक्स्थ हाउस रोग रिपूरण का होता है। सेवंथ हाउस पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो। एट्थ हाउस लाइफ का होता है। नाइन्थ हाउस लक का होता है, भाग्य। 10th हाउस प्रोफेशन का होता है, उसका रेस्पेक्ट का होता है, उसका गेन का होता है। और 11th हाउस प्रॉफिट लॉस, क्या कमाया है क्या नहीं। और 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन, उसके कर्मों का फल,
एक्सपेंडिचर्स का होता है। ऐसे करके हम 24-25 घटनाओं को टिप्स पे दे सकते हैं। चलो मान लेते हैं सर कि कहीं किसी के पहले घर में आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, गुरु ही बैठा हो, यस। तो केपी और बाकी विद्याएं क्या अलग अलग बताएंगी? केपी वैदिक का ही पार्ट है, अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले घर में अगर प्रथम हाउस में मान लेते हैं मेरी राशि जैसे तुला राशि है, यस सर। ठीक है, तुला राशि और पहले घर में गुरु बैठा है किसी, यस। तुला राशि में गुरु बैठा हो, तो क्या केपी इसके लिए जो प्रिडिक्ट करेगी वो अलग होगी या वैदिक इसके लिए प्रिडिक्ट अलग करेगी? अलग नहीं होगा सर, उसमें फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखा जाएगा, क्योंकि रिजल्ट्स कस्पल सबलॉर्ड का स्टार लॉर्ड देता है। 80% वो जो प्रॉमिस करेगा। आज स्टेट में भजनलाल जी की सरकार है जी, बिल्कुल, गवर्नमेंट राजस्थान गवर्नमेंट उनके पास है। अब वो चीफ सेक्रेटरी को बोलेंगे, फर्स्ट हाउस का कस्पल सबलॉर्ड चीफ सेक्रेटरी हो गया जी, कि भाई मुझे ये योजना पे काम करवाना है। ठीक है, चीफ सेक्रेटरी कंसर्न उसका स्टार लॉर्ड जी, उसके कंसर्न डिपार्टमेंट तक फाइल जाएगी, ठीक है, तो रेस्पॉन्सिबल स्टार लॉर्ड हुआ। ठीक है, यदि कंसर्न सेक्रेटरी इज द प्रॉम्प्ट पर्सन और वट एवर अंडर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन में उस फाइल को पिक कर लेता है, तो फटाफट काम हो। ठीक है, ऐसे ही हमारी ये कृष्णमूर्ति पद्धति है। किसी भी ग्रह, किसी भी हाउस का कस्पल सब लॉर्ड अपने स्टार लॉर्ड के 80% रिजल्ट्स देता है। 80% रिजल्ट, तो क्या उससे यहाँ तक पता लग सकता है कि कोई एमएलए बनने वाला है? आपने नेताजी की नाम ले ही लिया है, yes, sir, बात कर लेते हैं, बिहार का इलेक्शन ही आ रहा है। यस, एब्सोल्युटली सर। ठीक है, और इन सब की कुंडलियां तो अगर देखा जाए तो नेट पे अवेलेबल बढ़ गई, बिल्कुल बिल्कुल, समय की तो घटना का डेट ऑफ बर्थ तो मोस्टली है, राइट। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बिहार इलेक्शन में? मेरा ओपिनियन ये है सर, गुरु का गोचर नवंबर-दिसंबर में चुनाव होने हैं जी, चंद्रमा अपनी प्रिय राशि पे जाने वाला है गुरु, जी, मिथुन से चंद्रमा, और चंद्र गुरु का गजकेसरी योग ऐसा बोलते हैं, जी। तो सनातनियों की चलेगी सर। सनातनियों में शब्द क्लियर बोले, शब्द क्लियर तो यह है कि सनातन तो मैं भी हूँ और आप भी हो, जो इस धर्म को सपोर्ट कर रही है, जो पार्टी जिसका कोएलिशन है वही विन करेगा। मैं खुल के बात करूं तो क्या आपको लगता है कि उस समय योगी की सरकार आएगी वापस? नीतीश जी की? सर आपका मतलब साफ कहना है कि नीतीश बीजेपी का जो कॉलिशन आ रहा है, यस, वो वापस से सरकार ला सकता है? बिल्कुल सर, क्योंकि गुरु का गोचर चेंज होने वाला है अक्टूबर नवंबर में जी, तो गुरु की पोजीशन मिथुन से कर्क राशि पे जा रही है, ठीक है, जो कि उसका फेवरेट राशि है, बहुत अच्छी राशि है। ठीक है, और नक्षत्र में भी देखा जाए तो उसका गोचर चेंज हो रहा है, ये फेवरेबल है। ये फेवरेबल रहेगा उन लोगों के लिए जो सनातन धर्म से रिलेटेड जो लोग हैं, जो सपोर्ट है, उनके लिए फेवरेबल रहेगा। मान लेते अगर इसी में राहु आ जाता तो? राहु आ जाता तो सर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता था, क्योंकि राहु अदर जो पार्टीज हैं उनका सनातन से इतना ज्यादा सपोर्टिव नहीं है, और गुरु इसका कारक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरा ऐसा विश्वास है। गुरु इसका बड़ा कारक बन सकता है इस बार? बिल्कुल सर। तो आपको केपी के गोचर की वजह से बताओ, ये गोचर वैदिक में भी देखा जा सकता है? वैदिक में भी देखा जाता है, गोचर तो सेम रहता है सर, लेकिन केपी में क्या होता है कि किसी भी घटना का होना निर्धारण करना उस संबंधित कस्पल सबलॉर्ड हाउस का कस्पल सबलॉर्ड का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ उप नक्षत्रपति किसी हाउस का। एक्सप्लेन करो सुन। एक हाउस है, उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं। अब अश्विनी से लेके भरणी, कृतिका, और हम लास्ट तक आते हैं रेवती तक, ऐसे 27 नक्षत्रों का एक क्रम होता है। अब 2.25 एक राशि 30 डिग्री की होती है, और उसमें 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो एक नक्षत्र को 13.20 डिग्री मिलता है जी। फिर दूसरा बचा हुआ एक 26 और 4.25 वो दूसरे उसका बचा हुआ पार्ट दूसरी राशि में चला जाता है, जोडियक चक्र के। तो कई बार कहते हैं ना कि भाई राशि तो मेरी एक ही है,
लेकिन उसका नक्षत्रपति डिफरेंट हो गया। मेष राशि में 2.25 नक्षत्र आ गया, मान लो अश्विनी भरणी कृतिका तीनों आ गया, तो उसका मेष राशि का फल तो देगा, लेकिन उसके नक्षत्र का भी देगा, और उसमें भी सब लॉर्ड उप नक्षत्रपति। अब ये मान लीजिए कि 2.25 नक्षत्र में कितने हुए, जो अभी मैंने कैलकुलेट करके बताया 243 पूरे जोडिक में हो गए और 6 अभिजीत के। तो आप समझिए एक नक्षत्र का भी 9 उप नक्षत्र, तो कितनी माइन्यूटली जाके डिग्रियों में, 1 डिग्री भी नहीं आता, बहुत 1.25 डिग्री में वो जाके उसका इम्पैक्ट आ रहा है हमारे प्रेडिक्शन का। तो इससे ज्यादा सटीकता कहाँ आएगी? सटीकता का जहां तक आप सवाल कर रहे हैं, इतनी बारीकी अगर हम कहीं पहुंचते हैं तो समय कितना लगता है? हमको देखिए, एक चार्ट को देखने के लिए मैं आज के परिवेश में जो बोलना चाह रहा हूं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, सब लोग ज्ञानी हैं, समझदार हैं, लेकिन क्या होता है कि हर व्यक्ति को 5 मिनट में प्रेडिक्शन चाहिए। ऑनलाइन जो चल रहे हैं, जितने भी एप्स चल रहे हैं, तो उनका है कि फटाफट कुंडली देखो बताओ। मैं कहता हूं जब टाइम सही नहीं है तो प्रेडिक्शन कैसे सही आएंगी? कृष्णमूर्ति पद्धति तो सेकंडों में भी उप नक्षत्रपति को, सब लॉर्ड को चेंज कर देती है। अब सपोज करो किसी का 4th हाउस 10th से लेके और ग्रेजुएशन तक की शिक्षा का होता है जी। 2nd हाउस अप टू प्राइमरी लेवल, मिडिल लेवल तक की एजुकेशन का होता है, और हायर एजुकेशन 9th हाउस से देखते हैं, जो रिसर्च PhD लेवल करते हैं, MBA वगैरह हायर लेवल में एक डॉक्टरेट करते हैं, उनके लिए। अब किसी जातक का 4th हाउस का कसप और सब लॉर्ड शनि है, तो शनि अपने रिजल्ट्स देगा। शनि मंगल के राशि में बैठा है, तो वो टेक्निकल एजुकेशन में ले आएगा। अब सेकंड चेंज हो गया, 30 सेकंड 25 सेकंड में ऊपर नीचे बुध आ गया, तो मैनेजमेंट का एजुकेशन लेगा। तो इसलिए सटीकता के लिए समय जरूरी है। और अगर समय आपको बता दिया जाए कि जैसे किसी होता है समय 1:05 है, 2:10 है, 13 मतलब मान लेते हैं 3:40 है, ऐसा कुछ भी डाल दिया, ठीक है। हाँ। तो क्या वो 40 मिनट इनफ रहेंगे? उसके बाद वाले सेकंड्स भी चाहिए होते हैं आपको? सेकंड भी उसका फिर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसके मदर फादर का डिटेल्स। उनकी तो डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होती, लोगों डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, सिस्टर ब्रदर्स की डिटेल, उसकी वाइफ की डिटेल। भाई कहीं कहीं तो कोई कहता है डिटेल में मेरे पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम नहीं है, डेट ऑफ बर्थ है, उससे हम उसका चंद्र राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी निकाल लेंगे। अब जैसे मान लो उनकी वाइफ है, वो कहते हैं कि सर मेरा 1:40 है, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है कि मैं पहले बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करता हूँ, कुंडली को प्रेडिक्शन देने से पहले उसका रेक्टिफिकेशन करूंगा, उससे पूछूंगा कि मान, वो कहता है साहब मेरा तो ये चीजें नहीं हो रही, वैदिक में देख लिया ये तो होना चाहिए, लेकिन केपी कह रहा है कि अभी प्रॉमिस नहीं कर रहा उपनक्षत्रपति, तो उसका टाइम मैं 7th हाउस का कसपल सब लॉर्ड चेक करूंगा। सपोज करो बुध आ गया जी, और उसकी वाइफ का राशि स्वामी बुध है या नक्षत्रपति बुध है, चंद्र नक्षत्रपति, तो उसको मैच हो गया। यदि वो नहीं है, कंजक्शन में भी हो सकता है, युति में भी हो सकता है कि बुध कहीं न कहीं उसकी कुंडली में 7th हाउस के कसफल सब लॉर्ड से संबंध बनाए बैठा है, चंद्र राशि स्वामी से, चंद्रमा से या नक्षत्रपति से जी। तो उसका मैच 100% है, नहीं तो उसको ऊपर नीचे सेकंडों में करना पड़ेगा। वो होते ही पर उसकी प्रेडिक्शंस में दिक्कत ही नहीं है। और ये प्रेडिक्शन किस लेवल तक चली जाती है सर? ये सर इस लेवल पे जाती है कि 110% गारंटी वारंटी होता है उसका कि इस टाइम में ये घटना उसके साथ होगी। 100 नहीं बोल रहे सर, 110 बोल रहे हो? 110 बोल रहा हूँ मैं सर, मुझे कॉन्फिडेंस है क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल देखा है। मतलब आप बोल रहे हो कि जो आप बात बताओगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगी सर? सर ब्रह्मदेव तो वह एस्ट्रोलॉजर नहीं होता, लेकिन ब्रह्मा की दी हुई चीजों को पढ़ सकता है। अब कोई ये कहता है कि मैं तो ब्रह्मदेव हूँ, ब्रह्मा जी का, तो उसका तो गति को वही जाने। गति तो लेकिन देखो वो तो गुरु है, भगवान है, उनकी गति तो वही जाने। तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपकी प्रेडिक्शन की सटीकता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो आप बोल रहे हो कि वो सटीकता पे जाएगी सर। ठीक है, बाकी उसकी कर्मा और सब होता है।
कई चीजें होती है, फिर उसके कर्मा भी प्रारब्ध को ही तो हम कुंडली है सर, पिछले जन्मों के कर्मों का फल ही है। अभी 10% ईश्वर ने ये भी सोचा हुआ है कि आपकी संगत अच्छी है, पूजा पाठी है, आप अच्छी संगत में रह के कुछ चीजों को ग्रहण कर रहे हो तो 10% रेक्टिफिकेशन का मौका देती है, अवसर देती है। 90% तो फिक्स है सर, उसको हम वी कांट चेंज द डेस्टिनी बट वी कैन मैनेज द डेस्टिनी। मैं अभी 95% मानता हूँ, 90% मानते हो, वो सब करने वाला तो वो है, करने वाला वो और हमें हमारे कर्म और बाधाओं को अगर पहले पता लग जाए तो बाधाओं की दिक्कतें हम कम कर सकते हैं। पता है कि हमारी हवा का रुख इस तरीके से है तो ठीक है, हमको मुंह इधर कर लेना है। हमको पता है कि यह बारिश आने वाली है, बाढ़ आएगी, फ्लड आएगी, तो उस जगह को अवॉइड कर दें, छाता ले जाएं। यही एस्ट्रोलॉजी बताती है। बहुत सारे कहते हैं कि गुरुदेव जब इसको पहले ही पता हो तो मैनेज, तो मैंने कहा मैनेज तो वही करता है जो उसने लिख दिया, लेकिन आप अपनी चीजों को व्यवस्थित करके चलो। उसने जो दे दिया वो तो आना है। बट ठीक है कि अजमेर जाना है हमको, घटना का निर्धारण है, अजमेर पहुंचना है। अब वाया केकड़ी भीलवाड़ा हो कैसे जाओ, खुदरे वाहन अच्छा है, रास्ता सही नहीं है, एक जाओ सीधा हाईवे से, तो घटना दोनों ही हुई। तो उसको निकालने के लिए एक अच्छा साथ मिल जाता है। बुरे समय को या रिवर्स टाइम को, जब दशा महादशा अंतरदशा आपकी साथ नहीं दे रही, कारकत्व की दशा नहीं है, मारक बाधक की दशा है। लॉन्गेविटी में हम देखते हैं मारक बाधक। मारक और बाधक क्या होते हैं? मारक बाधक पर्टिकुलर एसेडेंट जो लगन होता है उसका निर्धारण होता है। ये 4 लगन है, 1 4 7 10, 1 4 7 10। ये क्या चीज है? मेष लगन, कर्क लगन, तुला लगन और मकर लगन। इनका मारक बाधक होता है 11th हाउस का लॉर्ड। मेष का, मेष राशि है तो उसका शनि हुआ बाधक, मारक हुआ उसका 7th हाउस एंड 2nd हाउस। 6 नंबर की राशि बैठी हो तो 6 नंबर की राशि बैठी है तो उसका गुरु बाधक और मारक। गुरु ही लगन में बैठा हो तो, गुरु लगन में बैठा है तो मारक बाधक उच्च डिग्री का बैठा हो तो, उच्च डिग्री का है, मारक बाधक लगन में बैठ गया, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे यह है कि उसकी लॉन्गेविटी, उसकी आयु और उसके बहुत सारे चीजें, इम्पैक्ट्स, हर चीज में हर्डल आना, स्ट्रगल करना, ये सब होता है। क्या ये मारक बाधक सत्य में कार्य करते हैं? 100% करते हैं। लॉन्गेविटी तो मारक बाधक की जब दशा आ जाती है और उसका कंजक्शन एस्पेक्ट हो गया तो लॉन्गेविटी पे फर्क आता है। इसके अलावा क्या फर्क देती है? उसको उस दशा भुक्ति में बहुत कष्ट देती है। डे भी आना चाहिए, दशा भुक्ति भी आना चाहिए। चलो सर, हम बात करते हैं, एक बड़ा अच्छा पहलू है मैरिज। केपी से मैरिज को क्या समझे हम? क्योंकि आपने तो बहुत ज्यादा डीप बोल दिया, सब लॉर्ड और लॉर्ड। तो हम केपी से एक आम आदमी अगर देखना चाहे, एस्ट्रोसेज जैसी बहुत सारी ऐप आती है या कुंडली बन जाती है, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत सारी ऐप्स आती है जहाँ कुंडली बना सकते हो। तो उस कुंडली में अगर देखा जाए तो उसमें ऐसे क्या चीज देखे जिससे उसको समझ आए कि मेरी शादी के अंदर ये हेरल्स आ सकते हैं या ये अच्छी चीज हो सकती है? शादी के लिए 7th हाउस रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और कृष्णमूर्ति पद्धति हो चाहे वैदिक हो, 7th हाउस को देखना पड़ता है। उसमें बैठे हुए ग्रह, उस पर दृष्टिगत ग्रह या उसके कंजक्शन में जो भी एस्पेक्ट्स में जो भी ग्रह आ रहे हैं उनको देखना बहुत जरूरी होता है। कृष्णमूर्ति की बात करते हैं तो 7th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड, सपोज करो शनि है जी। शनि किसी भी चीज को डिले करने का कारक है, डिले करता है। लगन में बैठो, 7th में बैठो, डिले करेगा। ठीक है। अब वो शनि 2 7 11 दे रहा है। सिग्निफिकेटर्स होते हैं इनके, सिग्निफिकेटर्स हर कस्पल सबलॉर्ड का सिग्निफिकेटर देना पड़ता है। मैरिज के लिए कृष्णमूर्ति पद्धति में 2 7 11 जरूरी है। ठीक है। इन तीनों में से कोई भी आ रहा है, 2 7 11, उसके राशि खुद नक्षत्र अपने उसमें सिग्निफिकेटर दे रहा हो, उसके राशि स्वामी में दे रहा हो, उप नक्षत्र में दे रहा हो, उप नक्षत्र के सब लॉर्ड में दे रहा हो जी, सब लॉर्ड के स्टार लॉर्ड में, तो वो शादी को प्रॉमिस कर देगा। 2nd स्टेज 4th स्टेज इसलिए देखते हैं कि वो उसको करवाते हैं,
एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार लॉर्ड करता है, खुद स्टार का भी करता है और उसके सब लॉर्ड का स्टार भी करता है। ठीक है। तो 2 7 11 वहां कंफर्म आ गया तो 100% शादी का योग है। यदि नेगेशन आ गया, 1 6 12 आ गया, जी, तो फिर शादी का प्रॉमिस नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में शादी कैसे होगी? ऐसी स्थिति में शादियां नहीं होती यदि मान लो प्लूटो बैठ गया 7th हाउस में और प्रॉमिस भी कर रहा है शादी को। जी, कृष्णमूर्ति पद्धति में 3 ग्रह ऐसे हैं, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो। ये सारे डिस्ट्रक्टिव डिसेप्टिव ग्रह हैं, नेपच्यून, हर्षल, नेपच्यून, प्लूटो। तो ये तो वैदिक में काउंटिंग नहीं होती, दिखाते हैं और है नहीं सर? वैदिक में नहीं करते लेकिन कृष्णमूर्ति पद्धति करती है। ओके, वहां के लिए यूज होता है। प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस जो बोलते हैं। हाँ, अब उसमें लिखा होता है UEYNE, जो लिखा होता है PL। इनका बहुत बड़ा रोल होता है। ये केपी में रोल प्ले केपी में 100% रोल होता है सर। वैदिक में नहीं है। वैदिक में इनको अवॉइड करते हैं, वो कहते हैं कि इनकी डिग्री इतनी होती है कि इनका डिस्टेंस इतनी होती है कि इम्पैक्ट नहीं करते। लेकिन कृष्णमूर्ति कहती है नक्षत्र उप नक्षत्र में ये अपना रोल प्ले करते ही करते हैं। ओके, तो यदि किसी को 2 7 11 प्रॉमिस कर रहा है, शादी तो हो जाएगी और प्लूटो बैठ गया तो समझ लो शादी करा दी टाइम पे तो चलने में दिक्कत आएगी। कहीं न कहीं हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, चाहे वर्च्यू ऑफ पोजीशन हो, चाहे वर्च्यू वट एवर द मैटर। कई बार कुछ भी मसला। हाँ, जॉब प्रोफेशन ऐसा हो गया कि हस्बैंड एक जगह, वाइफ दूसरी जगह। जी, कई बार ऐसा था एक जगह छत पे रह के भी दोनों अलग अलग सोते हैं। अलग अलग एक बेड पे नहीं आ पाते, जी, मनमुटाव होता है। तो ये तीनों ग्रहों का प्लूटो बैठ गया तो उसका एक उपाय है, लघु रुद्राभिषेक करवाइए। क्या कराना? रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक करवाइए। उसमें नमक समक के अध्याय होते हैं, पूजा होती है, 5 पंडितों के द्वारा अनुष्ठान होता है उसका प्रॉपरली, तो उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। यूरेनस बैठ गया तो यूरेनस क्या डिसेप्टिव धोखे वाला ग्रह है, ठीक है। तो उसके लिए अर्क या कुंभ विवाह करवाइए। अर्क या कुंभ विवाह। कुंभ विवाह क्या होता है? कुंभ विवाह जो कुंभ के साथ, घड़े के साथ विवाह होता है। ओके, अर्क विवाह होता है लड़कों के लिए और कुंभ विवाह होता है लड़कियों के लिए। ठीक है। तो बिफोर मैरिज वो कराना जरूरी, क्योंकि वो रिपीटिशन करता है मैरिज का, एक से ज्यादा करवा देता है। ठीक है। और नेपच्यून का ये है कि पानी का दान करवाइए, वाटर कूलर लगवा दिया, वो भी डिसेप्टिव और अनप्रिडिक्टेबल ग्रह है, ओके, कभी भी धोखा दे सकता है। तो इन तीनों से बचने के लिए मैंने ऐसा देखा है कि वैदिक में बहुत अच्छे योग बन गए। किसी की शादी को देखा, साहब शादी के तो योग है, इनका क्या कारण है जो बन नहीं पा रही, तो वही इन तीनों ग्रहों का योग इम्पैक्ट कर जाता है। ओके, तो हमने कई लोगों को सजेस्ट किया है, उसमें उनके रिजल्ट्स भी आए कि इसका दान कराइए। रिपीटेशन या नेपच्यून है, यूरेनस है, तो अपने पार्टनर से दूसरी शादी, दोबारा शादी कर लो। जी, एनिवर्सरी आती है, वैदिक के हिसाब से हवन कुंड यज्ञ भी हो जाएगा और फेरे भी एक हो जाते हैं। वो भी एक इसका टोटका है, एक तरह से उपाय है, उपाय है जो हम बोलते हैं। अगर एक आसान भाषा में समझूं तो केपी कितना बेस्ट तरीके से काम कर सकती है? सर केपी के रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग आते हैं, बहुत अमेजिंग। तो सर मान लेते हैं आपने मुझे बहुत अच्छे समझाया, प्लूटो, नेपच्यून एंड दिस यूरेनस, 3 planets आर गिविंग द हर्डल इन दैट मैरिज। यस, ठीक है। हम इस बात को होते हैं, प्लूटो को वैदिक नहीं मानता, यस, बिल्कुल नहीं मानता। यस सर। ठीक है। और आपने इसकी बड़ी बारीकता बताई कि केपी मानता है, जिसका आपने मुझे एक तथ्य उदाहरण कारण भी दिया कि अगर ब्रह्मा जी ने कुछ बनाया, एग्जिस्ट किया है, अगर ब्रह्मा जी ने कंकर ही बनाया तो उसकी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है और उसकी जरूरत है, तभी वो धरती पर है। एब्सोल्युटली राइट। Yes. तो वो तो प्लेनेट है। तो प्लूटो जो प्लेनेट है, यस सर, राइट, अगर ये मान लेते हैं डायरेक्ट 7वें घर में आके बैठ गया, शादी का घर आप 7वां बता रहे हैं, यस सर, ठीक है, पार्टनर का 7वें लड़का हो या लड़की हो, 7वें, यस सर। तो 7वें घर में अगर प्लूटो आके बैठ गया तो क्या होगा? सर 7वें घर में प्लूटो बैठ गया तो डिले इन द मैरिज, शादी लेट करवाएगा। ठीक है। शादी करवा भी दी तो चलने में दिक्कत करेगा, ओके, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट्स पैदा करेगा, या डिस्टेंस पैदा करेगा, डिस्प्यूट होगा या डिस्टेंस होगा, राइट। वो यदि फर्स्ट हाउस में भी बैठ गया तो 7वें घर को देखेगा, क्योंकि इसकी एक ही दृष्टि होती है, 7वीं सीधी गोली मार, सीधी, तो वो सीधा उस पर दृष्टि करेगा, पार्टनर के पीछे पड़ जाएगा।
तो फिर इसका उपाय क्या करेंगे सर? सर इसका उपाय सीधा है, लघु रुद्राभिषेक होता है। लघु रुद्राभिषेक, ठीक है जी। उसमें 5 पंडितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा अनुष्ठान होता है। 4-5 घंटे की पूजा होता है, जलाभिषेक होता है, और अपने अच्छे वैदिक से पढ़े हुए पंडित मिलते हैं सभी जगह, तो वो मुहूर्त निकाल के उसको अनुष्ठान करवाते हैं और अभिषेक करवाते हैं। अभी सावन आ रहा है, इसमें भी करवा सकते हैं? ये तो बहुत अच्छा समय है। अच्छा। जिनके प्लूटो बैठा हुआ है 7th हाउस में और 1st हाउस में बैठा है, उनको शादी नहीं हो पा रही है, होके भी चलने में दिक्कत आती है, उनके लिए तो सबसे बढ़िया समय है ये अभी ये करवाने का। ठीक है। इसके उपचार से शादी होने के भी अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और जिनकी शादी हो गई, जो डिस्टेंसेस बढ़ी हैं, उनमें कमी आ जाएगी। राइट। सबसे अच्छा उपाय है सर लघु रुद्राभिषेक। उसमें नमक समक के अध्याय होते हैं, जो वैदिक पढ़े हुए पंडित कर्मकांडी होते हैं, अच्छे वेदों के ज्ञाता, वो बड़े अच्छे से तरीके से करवाएं। तो सर हम इस बात को और समझते हैं, इस और गहराई में जाते हैं। अब मान लेते हैं कि किसी का पहले या 7वें घर में नेपच्यून ग्रह आ गया। यस सर। अब प्लूटो तो आगे गया, वो भी शादी में। एब्सोल्युटली। अब वो दूसरा ग्रह आ गया नेपच्यून, तो ये क्या करेगा सर? ये भी डिसेप्टिव ग्रह है सर, धोखा देने वाला है। धोखा देता है? हाँ, धोखा दे देता है, अनप्रेडिक्टेबल चीजों को पैदा कर देता है। तो इसका बहुत अच्छा सटीक उपाय है, वो शादी करवा भी देगा तो कहीं उसके साथ धोखा हो जाएगा जी। पार्टनर धोखा देके चला जाएगा, या पार्टनर को वो धोखा देकर चला जाएगा कहीं न कहीं। ठीक है। एसोसिएटेड एक्स्ट्रा मैरिटल कहीं न कहीं वो जुड़वा देगा। ठीक है। अगर हाँ, नेपच्यून है तो। नेपच्यून अगर पहले या 7वें घर तो कौन करेगा सर, मेल या फीमेल? मेल फीमेल में दोनों कर सकता है। वो देख दोनों की जब हॉरोस्कोप देखेंगे, नेपच्यून किसके यहाँ बैठा है, जिसके बैठा है वो ही धोखा देगा। मान लेते एक पुरुष का चार्ट है Yes. और 7वें घर में नेपच्यून बैठा तो कौन देगा? पुरुष। अगर ये पहले घर में बैठा होता तो कौन देता? तो पुरुष ही रेस्पॉन्सिबल होगा। तो उपाय क्या है सर इसका? इसका उपाय है सर, हमको पानी का दान करवा देना चाहिए। पानी का? हाँ, सार्वजनिक स्थान जैसे हमारे हॉस्पिटल, पब्लिक प्लेसेस जहाँ मूवमेंट्स लोगों का होता हो, जहाँ लोग कहते हैं कि यार बहुत प्यास लग रही है, और इसका सबसे अच्छा समय होता है गर्मियों का टाइम। हालांकि इसको कभी भी करवा सकते हैं, पानी की जरूरत तो सभी को होती है, लेकिन गर्मी का टाइम जो ज्येष्ठ महीना होता है, जेठ का महीना सबसे बेस्ट टाइम होता है, और सबसे अच्छा जगह होता है हॉस्पिटल, जहाँ इतने मरीज आते हैं, इतने लोग उनके साथ आते हैं, तो वो दुआएं देंगे, उससे नेपच्यून की इंटीग्रिटी पे थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा और वो सपोर्टिव हो जाएगा। राइट। यस। हम तीसरे प्लेनेट की बात करते हैं, यूरेनस। यूरेनस। वो यूरेनस अगर पहले घर या 7वें घर में आ जाता है किसी फीमेल की चार्ट में, तब क्या घटना घटेगी? वो सर शादी रिपीटेशन का काम करता है, रिपीट करवाता है चीजों, कुछ भी काम रिपीट कराता है, रिपीटेशन में लाता है। मैरिज का 7th हाउस में बैठ गया या 1st हाउस में बैठ गया, तो ऐसा व्यक्ति हर चीज को रिपीट करेगा। कोई भी काम करेगा तो एक बार नहीं कर पाएगा, 2-3 बार उसको रिपीट करेगा। कोई भी चीज भूल गया तो 3 बार जाएगा घर में देखने, ये चीज अरे है कि नहीं, मैं ताला लगाना तो 2 बार चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही 7th हाउस में जी रिपीटिशन ऑफ द मैरिजेस होता है। ठीक है। तो उसमें हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी और कृष्णमूर्ति पद्धति ये कहती है कि अर्क विवाह और कुंभ विवाह। ठीक है। लड़की है तो कुंभ विवाह, और लड़का है तो अर्क विवाह। कुंभ विवाह से मतलब क्या होता है? कुंभ विवाह से होता है, कुंभ जो घड़ा होता है उसके साथ फेरे होते हैं, शादी से पहले उसका एक शादी हो जाती है। ठीक है। अपने जो एक्चुअल पार्टनर से शादी करने जा रहा है उससे पहले, एक दिन पहले करवा दो, या सुबह का टाइम जिस समय फेरे होंगे उससे मुहूर्त के हिसाब से वैदिक पंडित करवा देते हैं। ठीक है। वो करवाने से उसके जो योग हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। ऐसे ही लड़की के लिए, लड़के के लिए, लड़की के लिए कुंभ विवाह, अर्क विवाह, जो अर्क का पेड़ होता है उसके साथ में फेरे करवाना। ठीक है। तो इससे क्या है कि उनका वैवाहिक जीवन स्मूथली चलेगा। ये प्रैक्टिकल सर करवाया है और इसके रिजल्ट्स भी आए। तो ये इसके लिए जिम्मेदार रहता है आपका ये यूरेनस प्लैनेट, वो पहले या 7वें घर में आ जाए। पहले या 7वें। मान लेते सर यूरेनस, आप प्लैनेट ही बात कर रहे हैं, ये 3 प्लैनेट ऐसे जो जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है। यस सर। तो यूरेनस प्लैनेट अगर मान लेते हैं किसी के भाग्यस्थान 9वें घर में आके बैठ गया,
तब क्या कठिनाई करेंगे? तो उसको बार बार कोई भी चीज होते होते रुक जाएगी। तो लक ये उसका साफ या सपोर्ट नहीं रिपीट कर, नहीं होगा? उसका रिपीट नहीं करेगा। कोई चीज लक में वो इम्पैक्ट करेगा। उसके कोई भी काम होता होता रिपीटिशन में, कि कहीं सपोज करो वो इंटरव्यू के लिए जा रहा है, जी, तो इंटरव्यू की डेट बढ़ जाएगी, ओके, वो इंटरव्यू नहीं दे पाएगा प्रॉपरली। उसको पता है कि आज मेरा ये काम होने वाला है, तो वो रिपीटिशन डेट्स में चला जाएगा। तो ऐसे चीज में उपाय क्या किया जाए? उपाय सीधा सा है कि जो यूरेनस का एक मंत्र आते हैं, हर साल नेपच्यून यूरेनस तीनों के मंत्र है, उनकी रोज रुद्राक्ष की माला की जाए। अगर वो मंत्र नहीं पढ़ने, क्यों मंत्र 70% लोग नहीं पढ़ पाते हैं, कोई उपाय, किसी प्रकार का दान धर्म संपत्ति या किसी प्रकार के जब वो हो जाए, क्या कहते हैं, हवन, अनुष्ठान होता है सर उसका यूरेनस का। कोई किसी प्रकार टोटका? टोटके में तो अब नेपच्यून का तो आप पानी का दान कर सकते हो, यूरेनस का तो आपको मंत्र जाप भी करना पड़ेगा। ठीक है। और प्लूटो में सर? प्लूटो में लघु रुद्राभिषेक या शिव जी की आराधना सबसे बेस्ट। जो तो शिव जी की आराधना करे तो प्लूटो शांत रहेगा। प्लूटो शांत रहेगा। जो व्यक्ति शिव जी को जल चढ़ाते हैं, रोज रुद्राक्ष की माला से उसको याद करते हैं, 1 या 5 माला मस्ट है, तो प्लूटो सपोर्टिव होता है। लेकिन हमारे इस भागदौड़ के जीवन में सर पूजा पाठ मेरे ख्याल से लोग पूरी तरह नहीं कर पाते, पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, 5-10 मिनट भी नहीं दे पा रहे जी। तो समय अनुसार परिभाषाएं बदलती है जी, जी। तो परमानेंटली ये है कि जैसे किसी के 10th हाउस में प्लूटो बैठ गया तो कर्म भाव को प्रभावित करेगा, उसका जॉब स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। रेस्पेक्ट जहां मिलना चाहिए वहां पे उसके साथ धोखा होगा, या जॉब के लिए भाग दौड़ इतनी हो जाएगी, जॉब भी दिला दिया तो भाग दौड़ हो जाएगी। तो क्योंकि 10th हाउस प्रोफेशन का कारक है, रेस्पेक्ट का कारक है, तो उसके लिए लघु रुद्राभिषेक कर लें, अपने साल 2 साल में लघु रुद्री करवाते रहें तो वो हाइट पे भी पहुंचा देता है। इन तीनों ग्रहों का एक, इनको यदि शांत कंट्रोल में कर लिया तो ये फिर हाइट पे भी, क्योंकि बहुत क्विकली रिजल्ट्स देते हैं। शनि जैसे बहुत स्लो रिजल्ट्स देता है, ऐसे ये तीनों शैडो प्लैनेट्स बोलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये भी शैडो प्लैनेट्स? हाँ, इनको मानते हैं। राहु की राक्षस जाति के नहीं, इनकी जाति में राक्षसों में नहीं है, इनकी है देवताओं में ही है, लेकिन जो नुकसान तो दे ही रहे हैं सर। नुकसान देते हैं सर, इनकी प्रवृत्ति इस तरीके की है। फिर देवता कैसे हुए? डिसेप्टिव ग्रह है ना सर, एरोगेंट वाले। बात देवता और राक्षस की बनी, तो अगर इसको देवता ग्रह मानेंगे तो परेशानी। कौन सी जगह पर प्लूटो, नेपच्यून या यूरेनियस अच्छा रिजल्ट देते हैं? 6th हाउस, 12th हाउस, पाताल में 6, 8, 12 में शत्रुओं के साथ अच्छा रिजल्ट देते हैं। बहुत, आप कोई शत्रु आसपास नहीं आएगा, रोग रिपूर्ण से दूरी करवा देंगे। चलो, इसको वहां शिफ्ट कैसे कर सकते हैं? शिफ्ट तो सर केवल मंत्र, इसकी मंत्र है मेरे पास, कोई चाहेगा तो मैं बताऊंगा जी। उसकी मंत्र उच्चारण डेली करें, बहुत सपोर्टिव हो जाते हैं। सबसे अच्छी जगह इनकी 6, 8, 12 ही है, जो सबसे खराब हम बोलते हैं। सब आप ये तीनों हम देवता प्लेनेट ग्रह मान रहे हैं। यस सर। चलिए, हम इस पे आगे चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें समय बड़ा कीमती है आपका भी, और आज आपसे हमें बहुत कुछ और भी जानना है। सर, आप बात कर रहे थे केपी के अंदर बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, जैसे आपने बताया कि वो बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन बहुत सेकंडों तक आप करवा देते हैं। यस सर। क्या सेकंड मायना रखता है? मायना बहुत रखता है सर। कैसे होता बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन? सर, किसी जातक ने कहा कि मेरा टाइम 12:40 है PM, मान लिया। हम कहते हैं भाई आपने एजुकेशन क्या पढ़ा है? वो कह रहा है कि मैंने MBA किया है। ठीक है। तो हम चार्ट को जैसे ही सॉफ्टवेयर में डालते हैं, 4th हाउस को देखेंगे, उसका कस्पल सबलॉर्ड क्या इंडिकेट कर रहा है जी, वो किसकी राशि में, किसके नक्षत्र में बैठा है, उससे मैच कर लेंगे कि इन्होंने MBA किया है वो सही है कि नहीं। क्योंकि बुध कारक होता है मैनेजमेंट का, शुक्र होता है जी, तो उसकी कनेक्टिविटी उससे है, तो दैट्स ओके। अदरवाइज
वहां पे कंफ्यूजन है। हम पूछते हैं भाई आपकी शादी हो गई, वो कहता है हाँ हो गई। आपकी वाइफ की डिटेल है, वो बोलता है साहब समय नहीं है, डेट है। कोई बात नहीं, समय बता दीजिए, डेट बता दीजिए, समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। हम डेट से उसका राशि, क्योंकि एक दिन में राशि तो चेंज होती नहीं है, चंद्रमा 2.25 में चेंज होता है, नक्षत्र चेंज हो सकता है, तो उसको प्रोराटा बेसिस पे लेके 7वें घर के सब लॉर्ड को चेक करते हैं कि उसकी वाइफ की राशि स्वामी और नक्षत्र स्वामी उसके 7वें भाव के उप नक्षत्र से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है। यदि वो मिल गया तो दैट्स ओके। वो कहता है नहीं मिल रहा तो उसके समय को मिनट और सेकंडों में आगे पीछे करेंगे, 10-20 सेकंड ऊपर नीचे करेंगे और वो क्लिक हो जाएगा। ये कहता है कि साहब वाइफ की नहीं है तो छोटे बहन भाई 3rd हाउस से देखते हैं। तीसरा घर का कस्पल सबलॉर्ड, मैं क्योंकि कृष्णमूर्ति पद्धति की बात करता हूँ, सबलॉर्ड की तो बात करूंगा ही करूंगा, उपनक्षत्र की। तो वो एक एस्ट्रोलॉजर जो कृष्णमूर्ति पद्धति स्पेशलिस्ट है उसको पता है, उसके सॉफ्टवेयर में या चार्ट है तो उसको वो निकाल के देख लेगा कि कहाँ पे तीसरे हाउस का कस्पल सबलॉर्ड क्या है। सपोज मंगल है। अब छोटे भाई बहन की राशि स्वामी चंद्र राशि स्वामी मंगल हुआ, या मंगल उसका स्टार लॉर्ड मंगल हुआ, या मंगल के साथ में वो बैठा हुआ है तो वो कन्फर्म। ऐसे ही उसके फादर का, अब फैमिली मेंबर्स का कहीं तो कोई डिटेल होगा, क्योंकि कैसे ऐसे केसेस आते हैं कि वहां सटीकता नहीं होती कि साहब हमने इतने लोगों को दिखा लिया कुंडली में लेकिन कोई ही नहीं बता पा रहा कि ये इसकी ये शादी कब होगी, ये अनमैरिड है तो जॉब कब लगेगा, मैरिड है तो जॉब कब लगेगा। उसके लिए सटीकता बहुत जरूरी है। मदर के लिए 4th हाउस का कस्पल सबलॉर्ड देखते हैं। उसमें मान लो केतु है जी, तो केतु उसकी मम्मी के राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी से मैच होना चाहिए उसकी मदर से, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन जब तक क्रिएट होगा हाँ, तो निश्चित तौर पे वो चीजें जनरेट होगी। फादर का 9th हाउस से देखते हैं जी, तो 9th हाउस से फादर का देख लो सब लॉर्ड को। कस्पल सब लॉर्ड उसके एक नक्षत्र स्वामी से, राशि के स्वामी से या नक्षत्र चंद्र राशि स्वामी से मैच कर रहा है। युति में भी हो सकता है, साथ में बैठा हो या उसकी दृष्टि हो, तो वो कंफर्म टाइम है। फिर निकलने के बाद रिजल्ट्स फटाफट आ जाएंगे, क्लैरिटी मिल जाएगी। अब एक चीज है कि संतान हम 5th हाउस से देखते हैं, सब बोलते हैं, वैदिक भी बोलता है 5th हाउस से जी, लेकिन मेल हॉरोस्कोप में 11th हाउस से देखते हैं। अच्छा, पहली संतान। ठीक है। कारण क्योंकि प्रोजेनी का कारक तो मदर होती है, लैंड का तो मदर को मिला है, तो मदर की कुंडली में 5वां 5th हाउस। अब मेल की कुंडली में 7th हाउस वाइफ का है, तो 7th से 5th कौन सा, 11th। तो पहली संतान मेल चार्ट में 11वां घर, दूसरी संतान पहला घर, तीसरी संतान 3rd हाउस। इन चीजों को वैदिक में हमारे बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, लोग 5th हाउस को ही पकड़ लेते हैं जी, जबकि ऐसा कृष्णमूर्ति पद्धति में नहीं है। तो वो 5th और लगन से पकड़ते हैं, लगन से पकड़ते हैं। राइट। और आप बोल रहे हो कि 7वें घर से पकड़ेंगे, मतलब आप लगन से आप 11वें हाउस को देखो सीधा, क्योंकि मेरी वाइफ 7वां घर है, जैसे मैं हूं, तो मेल चार्ट में 5th हाउस ने होके 11th हाउस होगा। वजह मेरी वाइफ 7वां घर, 7वां से 5वां। और यही फीमेल के लिए भी, तो फीमेल के लिए 5वां घर, कैसे? क्यों 5वां घर प्रोजेनी का है, तो संतानोत्पत्ति का है। तो महाराज फीमेल के लिए तो जो उसका पार्टनर हो तो 7वां घर, तो 7वें से 5वां उसका पार्टनर का चार्ट मान लो, 7वां लगन मान लिया। सर मैं बहुत क्लियर सवाल पूछ रहा हूँ, पार्टनर का घर कौन सा? 7वां। मेल फीमेल दोनों के लिए सेम, तो ऐसी क्यों कि फीमेल के लिए 5वां हाउस देखना और मेल के लिए 11वां हाउस देखना, ऐसा क्यों? मेल है फीमेल है, सपोज करो
फीमेल का पहला हाउस असेंडेंट लगन, लगन से पांचवा घर संतान का होता है। ठीक है। क्यों, जननी कौन होती है? माँ। माँ का घर से पांचवा घर संतान का। ठीक है। हमारे एक चार्ट में, मेल चार्ट में, वाइफ कहाँ हुई? सातवां घर जी। सातवें से पांचवा, वाइफ ही तो जन्म देगी। मान लेते हैं किसी के 11वें हाउस में मंगल बैठा है, ठीक है, तो उसको मेल चाइल्ड होने की आशंका ज्यादा होगी। मेल के चार्ट में या फीमेल के? मेल के चार्ट में। मेल के चार्ट में उसको मेल चाइल्ड। और यही अगर हम बात कर लें कि 5वें हाउस में जननी के में फीमेल के 5वें हाउस में अगर चंद्रमा बैठा है या बुध बैठा है, तब क्या होगा? अब बुध उसका एस्पेक्ट किससे है? दृष्टि देखी जाएगी, क्योंकि वैदिक में एक चीज से पता नहीं लगेगा। अब कृष्णमूर्ति बात करते हैं तो फिर था उसका कसफल सब लोड चेक कर लो, वो कौन सी राशि पे बैठा है जी। मेल राशि पे बैठा है, फीमेल राशि पे बैठा है। जैसे सपोज करो मेष राशि, मंगल मेल राशि है, उसका स्टार लॉर्ड कहाँ बैठा है? स्टार लॉर्ड मेल है फीमेल है, वो दोनों का कॉम्बिनेशन चेक कर लो, आ जाएगा रिजल्ट। तो इसी तरह बर्थ साइड रेक्टिफिकेशन को और बेटर कर सकता है, और बेटर कर सकते हैं, रिजल्ट्स बेटर आ सकते हैं, 100% आएंगे। सर बीटीआर करने की और कोई पद्धति? एक दूसरी टेक्निक है। बीटीआर से मेरा मतलब है बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। अपने सुनने वालों को बता दूं, धन्यवाद सुनने के लिए। आज का ये सेशन आप लोग जो सुन रहे थे ध्यान से, इसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि अब फिर वापस हम वापस टॉपिक पर आ रहे हैं जब हम बात करेंगे BTR मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। हम बात कर रहे हैं कुलदीप शर्मा जी से, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन KP पद्धति। किसी व्यक्ति के पास अगर समय ना हो और वो अपनी कुंडली के बारे में कुछ नहीं जानता हो, तो इस बात को अच्छी तरह भली बात याद रखें कि KP पद्धति से आप अपना समय एक्यूरेसी के साथ निकाल सकते हैं, और जितना समय एक्यूरेट होगा उतना आपकी प्रिडिक्शन उतनी ही ज़्यादा स्ट्रांग होगी। तो BTR करने मतलब बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करने के लिए एक नई पद्धति हम अभी तो बात कर चुके हैं भाई बहनों से और बहुत सारी चीज़ों से, और उसमें क्या कर सकते हैं जानते हैं कुलदीप भाई से। जी कुलदीप जी। हाँ राहुल जी, दूसरा बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन का तरीका है रूलिंग प्लैनेट्स। रूलिंग प्लैनेट्स क्या होते हैं? रूलिंग प्लैनेट्स एक व्यक्ति के खुद की लगन का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी जी, उसका चंद्रमा का राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और डे लॉर्ड। कोई एक एग्जांपल जैसे कोई एक्स पर्सन है, उसकी लगन है तुला, ठीक है, तो तुला का शुक्र हो गया, तुला का स्वामी शुक्र हो गया, ठीक है। नक्षत्र है उसका गुरु का, ठीक है, सपोज करो, तो शुक्र और गुरु उसका फर्स्ट रूलिंग प्लैनेट्स में ही आ गए, ठीक है। अब उसका चंद्र राशि स्वामी मान लो बुध की है, बुध की राशि है और नक्षत्र शनि का है, तो इधर बुध शनि हो गए, उधर शुक्र गुरु हो गए, और डे कौन सा है? फ्राइडे, तो शुक्र। तो पांचों प्लैनेट्स को हम ले लेते हैं जी, तो मेजॉरिटी किसकी हुई? शुक्र की। अब हम जैसे मान लो किसी उनका BTR करना चाहें, उनकी संतान का हमने देखा जी, तो संतान का जो हम 11th हाउस का कसफल सब लॉर्ड देखेंगे, उसका युति शुक्र से होनी चाहिए, मेजॉरिटी उससे होनी चाहिए, ठीक है, 2 5 11 देना चाहिए। तो उसका करेक्शन ऐसे ही उसकी वाइफ का ले लेते हैं, ऐसे ही उसके फादर का ले लेंगे, तो रूलिंग प्लैनेट्स हमको बहुत हेल्पफुल होते हैं BTR करने में। ठीक है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, एक्सपर्टाइज जिनको है वो करते भी हैं। जैसे मेरे गुरु हैं किशोर सर, बहुत अच्छे से हमको उन्होंने इन चीजों का बताया, ज्ञान दिया। तो ये भी एक तरीका है। जब कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं टाइम कहाँ से दूंगा, ये करूंगा, तो रूलिंग प्लैनेट्स से उसकी कुंडली में सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। और मेरा राहुल जी लास्ट में क्या, शुरू में भी यही कहना था, जिस कुंडली की सटीकता प्रेडिक्शन की यदि सटीकता हमको एग्जैक्टली पहुंचना है, तो उसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन मस्ट है, चाहे वैदिक हो चाहे कृष्णमूर्ति पद्धति हो। ठीक है। वैदिक में हो सकता है कि राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी उस रिजल्ट को देगा जी, लेकिन उसकी ड्यूरेशन
1 साल भी हो सकती है, 10 महीने भी हो सकती है, 14 महीने भी हो सकती है। कृष्णमूर्ति पद्धति में जी, किसी भी प्रोमिस ऑफ द इवेंट का दिनों में आती है, दिनों में आते हैं। दिनों में आती ठीक है, है। ये इसकी सटीकता है। मतलब आप दिनों तक की प्रोडिक्शन दिनों की प्रेडिक्शन देते थे। राइट। हमारे साथ ऐसे केसेस आए थे कि किसी को, अनुभव बता सकते हैं सर आपको भी? हाँ, किसी व्यक्ति के कारणवश कहीं गुम हो गए, समझा नहीं क्या? कोई व्यक्ति गुम हो गया, एक व्यक्ति जो आपके पास आया था, कोई क्लाइंट आया था, उनके रेफरेंसेस आए थे हमारे पास, साहब मिल नहीं रहे, कहीं चले गए, घर छोड़ के चले घर गए। छोड़ के चले गए, जी, कोई कारण क्या था, फैमिली इशू थे, व्हाटएवर। तो उन्होंने कुंडली हमें भेजी, हमने देखा कुंडली को, हमने पूछा कि थोड़ा सा हमें टाइम में डाउट है, टाइम आपने बताया है तो इनकी वाइफ की डिटेल्स दो। उन्होंने वो भेजी, मैंने इनका बेटा है उसकी दे सकते हो? बोले हाँ सर वो भी दे सकते हैं। निकाल के एग्जैक्ट टाइम 11:38 और 20 सेकंड, जबकि उन्होंने बोला 11:25 या 30 मिनट का है, और वो 11:38 और 20 सेकंड आया। उस पे हमने चार्ट देखा और उस चार्ट को देख के हमने बता दिया कि ही इज अलाइव। उन्होंने कहा जी नहर के किनारे ऐसा हो गया, वो हो गया, पुलिस ने वहां वो किया है, उनकी गाड़ी मिली है, जूते मिले हैं, कपड़े मिले हैं, और वो, मैंने कहा मेरा शास्त्र और मेरे गुरु के आशीर्वाद से, ब्रह्मा जी की कृपा से, ये शास्त्र ये कह रहा है कि ये इज अलाइव। तो सबने कहा कि यार पता नहीं ये क्यों बोल रहे हैं, पुलिस केस हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में लग गई, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। हमने कह दिया लाइव है, और 18 या 19 तारीख को ही विल बैक रिटर्न। ओके। और 18 तारीख को उन्होंने सरेंडर कर दिया। अच्छा, सरेंडर कर दिया पुलिस में, क्योंकि रिपोर्ट हो गया था, किसी ने फ्रॉड का केस लगा दिया और उसके चक्कर में वो चले गए। उन्होंने नहर के किनारे कपड़े वो रखे, गाड़ी खोली और कूदने का बहाना करके वो फरार हो लिए। अब जिसका फ्रॉड करके गए उसने केस लगा दिया, कंसर्न थाने ने उसको सर्च करके दूसरे स्टेट की पुलिस को अप्रोच किया और वो सरेंडर कर गए। उनको पता लग गया कि अब पुलिस रेड करने वाली है। तो सटीकता ये होती है। तो आप ही बोल रहे हैं कि बंदा जिंदा है? चिंता है। क्या कुंडली से आप देख सकते हो इंसान मर गया? हाँ बिल्कुल देख सकते हैं सर। उसकी मृत्यु निश्चित है? मृत्यु निश्चित है। और समय बता सकते हो मृत्यु का? पर ये थोड़ा सा हमको ईश्वर की कृपा है, महाकाल जाने, अलाउ नहीं है, इसको मना किया हुआ है, प्रोहिबिटेड है कि किसी की मृत्यु को आप प्रेडिक्ट नहीं करें जब तक कि कोई अर्जेंसी इमरजेंसी क्रिएट नहीं हुई हो कि हाँ अब तो सिर से ऊपर ही पानी जा रहा है। किसी की डेथ के बारे में नहीं बताओगे। कई बार होता है कि लॉन्गिविटी दिखती है कि ये आगे नहीं चलने वाला, ये बीमारी हो गई, अब मुश्किल है, फिर भी कहते हैं कि नहीं वो पंडित जी ने कहा ये होगा भाई ठीक है, उन्होंने कहा, हमको नहीं दिखता तो कई बार दिल से निकल भी जाती है, लेकिन इसके लिए प्रोहिबिटेड है, ये प्रोहिबिटेड चीज है, प्रोहिबिटेड पर देखा जा सकता है। जेंडर और इसके लिए प्रोहिबिटेड है, पर देखा जा सकता है सर। 0 से 33 साल का जो उम्र होता है वो 0 से 33 साल की कम उम्र होती है, लघु बोलते हैं, और 33 से 66 मध्यम आयु, लघु आयु, मध्यम आयु और दीर्घ आयु। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी या कृष्णमूर्ति पद्धति ने 3 भागों में बांटा हुआ है। पाराशर ऋषि ने 3 भागों में आयु को बांटा हुआ है, 0 से 33, 33 से 66 और 66 से 120। वो कृष्णमूर्ति पद्धति में हम लॉन्गिविटी चेक कर सकते हैं। फर्स्ट हाउस का कस्प और सब लॉर्ड का संबंध मारक बाधक ग्रह से हो गया और उसकी डीबी आ गई, दशा भुक्ति अंतर आ गया, तो उसकी उस पीरियड में मृत्यु निश्चित है। निश्चित है, मतलब यह मृत्यु तुल्य कष्ट निश्चित है। मृत्यु तुल्य कष्ट तो मारक या बाधक आएगा जब दोनों का आपसी कंजक्शन में आ गए। फर्स्ट हाउस के कस्पल सब लॉर्ड के युति या दृष्टि में वो आ गए, सिग्निफिकेटर में आ गए, तो देगा सर मृत्यु। तो वो तो कई बार आएगा जीवन में सर? नहीं सर, वो तो जब फर्स्ट हाउस का कस्पल सब लॉर्ड वो दिखा रहा है इस चीज को कि भाई ये मान लो मेष लगन है। क्या आपने किसी की मृत्यु का टाइम रेक्टिफाइड किया आज तक? किया सर, एक बार किया था। मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, वो न्यूमरोलॉजिस्ट हैं,
उनकी मदर क्या बताया था सर, और चार्ट से बता दिया था। और मुझे ये भी नहीं पता था कि उनको ये बीमारी है। मैंने बोल दिया कि इससे रिलेटेड शैटर्न और गुरु ये लंबी बीमारी देते हैं, क्रॉनिकल डिजीज देते हैं जी। ऐसी डिजीज देते हैं कि ये उम्र को भी उसी समय छीन लेते हैं। शनि तो मृत्यु का कारक होता है, शनि मृत्यु का कारक है। शनि ही जीवन देता है, शनि ही जीवन लेता है। वही तो कहना, वो तो जीवन का कारक है, वो मृत्यु कारक मृत्यु का कारक है सर। चलिए, महाकाल के इशारों पे शनि ही चलता है। महाकाल तो महाकाल है सर, उनकी तो क्या बात है। चलो सर, ये तो शादी मृत्यु की, सॉरी मृत्यु की आपने बात कर लिया। अब इससे थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। मृत्यु थोड़ी भारी चीज हो गई सर, क्योंकि वो तो बिना कुंडली के तो पालनी पड़ेगी। तो हम बात कर रहे हैं सर, आजकल एक बड़ा ही परेशानी वाला सबक चल रहा है। DUI, मल्टी मैरिजेस, एक्स्ट्रा मैरिटल, दो शादियां। यस सर एक बात बताओ सर, बहुत अच्छी बात होती है आपने मृत्यु पे, कि मृत्यु को भी केपी से रखें। अभी चल रही है सर घटनाएं चल रही है मर्डर केस की। ये कौन से प्लेनेट का कमाल है कि जैसे शादी होते ही, विवाह होते ही ऑलमोस्ट, ये मैं अभी आपने देखा होगा न्यूज के अंदर कि फीमेल्स ने पति का मर्डर कर दिया, और वो दो विवाहों में ड्यूअलिटी के, मतलब या तो किसी प्रेम प्रसंग में या किसी और से विवाह करने के योग के चक्कर में वो मर्डर कर देती है। यस सर। ये क्या घटनाएं हैं सर, एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं क्या बोल सकते हैं इसमें? जैसा भी सोनल गुप्ता का केस हुआ था, क्यों बनी सोनल गुप्ता कातिल, इस बात में देखेंगे आज। राइट सर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हम देखते हैं, सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि आजकल ड्यूअलिटी हो गया। ड्यू मैरिज, मल्टीपल मैरिजेस जी। यदि 7th हाउस का कसबा सब लॉर्ड ड्यूअल साइन में है, 3, 6, 9, 12, मिथुन, कन्या, धनु एंड मीन, इन राशियों में, फिर वो यूरेनस आ जाए तो वो भी एक यूरेनस भी एक कारक होता है, रिपीटिशन करवाता है। तो उसका 7th हाउस का कसबा सब लॉर्ड ड्यूअल साइन से या ड्यूअलिटी से जुड़ा हुआ है। बुध ड्यूअलिटी का कारक है जी। तो ये सब चीजें होती हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। और इसका सबसे बड़ा कारक है राहु, शुक्र और मंगल। राहु, शुक्र और मंगल ये कहीं भी कंजक्शन या एस्पेक्ट में आ गए, 7th हाउस से कनेक्शन हो गया, 5वां घर प्रेम विवाह का होता है, 7वां रिलेशनशिप का होता है, 8वां इलिसिट रिलेशनशिप, अवैध संबंध का होता है, ठीक है, और 12th हाउस होता है बैड रिलेशन का। ओके, हाँ, शारीरिक भोग, ओके, संभोग, तो हाँ, संभोग वाला। 5वां, 7वां, 8वां, 12, ये 5, 7, 8, 12 घर जुड़ गए किसी की हॉरोस्कोप में 7वें घर से, तो वो इलिसिट रिलेशनशिप में जाएगा ही जाएगा, इलीगल रिलेशनशिप में जाएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल में जाएगा ही जाएगा। यदि 5वां जुड़ गया तो प्रेम विवाह में ये घटनाएं होंगी। ठीक है। 5th हाउस का कसपल सब लॉर्ड का कनेक्शन 6, 8, 12 से हो गया, और शनि, राहु, केतु उसके एस्पेक्ट में आ गए, कंजक्शन में आ गए, तो वो मर्डर तक करवा सकते हैं, जो अभी चल रहा है। अच्छा, क्योंकि राहु डिसेप्टिव प्लेनेट से धोखा देता है। ठीक है। अच्छी चुपड़ी बातों में लाके और व्यक्ति को धोखे में लेकर अंधकार में ले जाता है। ठीक है। मंगल मोटिवेशन का कारक है, वो सेनापति है ना, एग्रेशन में लाता है, जुनून पैदा करता है, ठोक दो गाली, अब करना है करो। राहु उसको मोटिवेट करता है, चल भाई आगे। शुक्र भोग का कारक है, तो राहु, मंगल, शुक्र की युति एस्पेक्ट कहीं न कहीं आ जाता है, तो वो हॉरोस्कोप में ये घटनाएं स्वाभाविक है। तो ये जितने भी मर्डर होते हैं शादी के बाद, उसके कारण राहु, मंगल, शुक्र की युतियां हैं। वो 5वें में, 7वें में, 12वें में, 5, 7, 8, 12 का कनेक्शन, या इनके कसपल सब लॉर्ड 7th हाउस का जो मैरिज का कारक है, ठीक है, उससे यदि जुड़ाव आ गया तो ये घटनाएं देगा। इसका उपाय क्या सर? इसका उपाय ये है कि एक तो शादी जब मिलान, हम मैच मेकिंग इसीलिए करते हैं जी। अष्टकूट मिलान जो होता है हमारा, उसमें मैत्री, वर्ण, योनि, बकूट, ये सारे दाढ़ी दोष, ये सारे मिलाते हैं, तो उसमें ये पार्ट भी आता है। हाँ, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। बकूट दोष जिसकी शादी में आ गया, जैसा अभी आपने मुझे मौका दिया, एक
हॉरोस्कोप आया था मैच मेकिंग के लिए, उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया कि जानकारी है आप बताइए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं करना, बकुड़ दोष है। बकुड़ दोष है, क्या होता है बकुड़ दोष? छठा आठवां संबंध, राशि, एक राशि दूसरी की राशि से छठी आठवीं, षडाष्टक योग बोलते हैं उसको। षडाष्टक योग बनना, तो इस षडाष्टक क्या होता है सर? षडाष्टक योग से ये होता है कि पति पत्नी में इतनी सी भी नहीं बनती, तो एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है। यानी कि वो इस स्थिति में आ जाएंगे कि एक दूसरे को वो आंखों देख ही नहीं सुहाते, वो एक दूसरा खून कर ही देंगे। कर देंगे। तो षडाष्टक योग में, द्विद्वादशी योग में, ये ऐसे योग है, इनसे बचना चाहिए। और बकुड़ दोष का कोई उपाय नहीं है तो बस मैत्री यदि नहीं है, राशि स्वामियों में मैत्री नहीं है, तो बकुड़ दोष में शादी नहीं करनी चाहिए। बकुड़ दोष में शादी नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैच मेकिंग करते हैं। आजकल के जो ट्रेंड चल रहा है, इसमें कोई ये सब चीजें कर ही नहीं रहे। तलाक भी ज्यादा हो रहा है। तलाक भी ज्यादा, डाइवोर्स के केसेस ज्यादा, क्योंकि फिफ्थ हाउस प्रेम विवाह का है और वहां राहु बैठ गया, उसकी शुक्र मंगल से युति हो गई। एक गणना और बताओ सर जी, पहले आप अपनी बात पूरी कीजिए। सॉरी, फिफ्थ हाउस का प्रेम विवाह का संबंध, प्रेम विवाह का कारक 5-7, 5 व 7वें घर की युति हो गई आपसी जी, तो वो या तो जान पहचान में शादी होगी या प्रेम विवाह होगा। अगर 5वें घर में राहु बैठ जाए तो और 7वें घर का लॉर्ड 5वें में बैठ जाए तो भी ये घटना तो घटना होगी। राहु उसको मोटिवेट करके लेके जाएगा उसको। आसपास में बहुत सारे प्रेम होते हैं और विवाह पे नहीं आते हैं, जिनसे विवाह आता है उनसे प्रेम नहीं होता, तो ये घटनाएं कैसे देखी जाएंगी? फिफ्थ हाउस का कस्पल सब लॉर्ड 6-8-12 से रिलेटेड हो गया, 6-8-12 हाउस से कनेक्टिविटी आ गई। कैसे? मैं कसबल लॉर्ड क्या हो? कसबल लॉर्ड मंगल है। मंगल है, वो 6-8-12 का राशि स्वामी हो गया, नक्षत्र स्वामी हो गया, तो वो धोखा होगा प्रेम में। ठीक है। वो शादी में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है। और वही 5-7-11 से हो गया, 5वें 7वें 11वें हाउस से उसके सिग्निफिकेटर्स आगे, तो प्रेम विवाह सफल हो जाएगा। और जो जिससे प्रेम हो उसे विवाह नहीं, जिससे विवाह हो उसे प्रेम नहीं, तो वो 5वें घर में मंगल, ऐसा कौन सा प्लेनेट है जो आ जाए? 5वें घर में शुभ ग्रह होना चाहिए। शुभ ग्रह होना चाहिए। ग्रह ही ना हो तो सर? नहीं हो तो कोई नहीं, उसका कनेक्शन, उसके कस्पल सब लॉर्ड के कनेक्शन 6-8-12 से नहीं हो। ठीक, 6-8-12 से नहीं होगी। 7वें से हो, 11वें से हो, 2 से हो, तो वो चलेगा, वो शादी कन्वर्ट हो जाएगी। व्यापार किस स्थान से देखेंगे? 7th हाउस से। व्यापार भी 7th हाउस से, शादी भी 7th हाउस। बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है। व्यापार, सिंपल व्यापार। एक सिंगल आदमी में व्यापार किसे देखेंगे? 7th हाउस। 7वें हाउस में कौन सा ऐसा ग्रह बैठेगा जो व्यापार के लिए बहुत उचित होगा? बुध। 7वें घर में कौन सी ऐसी राशि जो बैठेगी जो बहुत अच्छी होगी? बुध की राशि। सिर्फ एक बुध है प्लेनेट जो व्यापार करेगा? व्यापार बिजनेस का कारक बुध है, और कुछ नहीं। और तो गुरु चंद्र, ये भी मनी लिक्विडिटी के कारक है, इनका एस्पेक्ट है, तो व्यापार अच्छे से चलेगा। राहु केतु शनि आ गए, पाप ग्रह की युति आ गई, तो पार्टनरशिप नहीं चलेगी, बिजनेस में धोखा होगा, बार बार बिजनेस चेंज होगा या लॉस होगा। राशियां नंबर के हिसाब से, क्योंकि वहां पे राशियां नहीं लिखी होती, वहां नंबर लिखे होते हैं। नंबर तो 1 से 12 राशियां कौन सी हुई सर? एक तो मेष हो गया। ठीक है। मेष, वृष, मिथुन। पहली राशि मेष है, दूसरी वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। 12 राशियां होती हैं और 12 हाउसेज होते हैं। तो इन सब के स्वामी अलग अलग होते हैं। स्वामी मेष का मंगल होता है, ठीक है। वृष का शुक्र होता है, ठीक है। मिथुन का बुध होता है, कर्क का चंद्रमा होता है, ठीक है। सिंह का सूर्य होता है, कन्या का अगेन बुध होता है, तुला का शुक्र होता है, वृश्चिक का मंगल होता है, धनु का गुरु होता है, मीन मकर का शनि होता है, कुंभ का शनि होता है, मीन का गुरु होता है। बुध को, गुरु को, शुक्र को और शनि को, इनको 2-2 राशियां मिली हुई है। ठीक है। चंद्रमा को, सूर्य को 1 राशि मिली हुई है। ठीक है। और तो, राहु केतु? राहु एक्चुअली में 2 और 3 राशि पे उच्च का होता है। ये वृष और मिथुन राशि का रिप्रेजेंटेशन मानते हैं, इनको उच्च का होता है। ऐसे ही राहु क्या है, शनि का रिप्रेजेंटेशन है और केतु मंगल का रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा। तो केतु है वो 8 और 9 में उच्च का होता है। तो ये अपना रिप्रेजेंटेशन जैसा इनका बिहेव होता है
और राहु शनि के हिसाब से कार्य करता है और केतु मंगल के हिसाब से। 12 नंबर की राशि कौन सी बताई आपने? मीन। मीन राशि। इसका स्वामी गुरु। गुरु। इसका कनेक्शन किससे सबसे बेटर हो? इसका कनेक्शन गुरु तो इसका मालिक है ही, और मीन राशि क्या है कि दुष्भाव राशि है। दुष्भाव। दुष्भाव, ड्यूलिटी। तो ये कोई भी ऐसे व्यक्ति कोई भी कार्य करेंगे तो दोहरा मानसिकता से कार्य करेंगे। ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक मछली दूसरी मछली के पीछे भाग रही है, तो वो व्यक्ति अपने जीवन काल में गुरु की राशि है, सात्विक तो होंगे, लेकिन उद्देश्य ये होता है कि बिना काम लग रहे हैं, चल रहे हैं, उद्देश्यहीन हो जाते हैं, भटकते हैं। सर आपने 12 राशि बताई, 9 प्लैनेट बताए अभी, तो या तो राशियों की या फिर प्लैनेट्स के उपाय बताओ। ग्रहों के उपाय ये है कि सूर्य का रिप्रेजेंटेशन संडे, रविवार, हर ग्रह का एक ग्रह स्वामी होता है जो अपन मानते हैं। तो सूर्यदेव सूर्य के हैं, सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए, ओम ग्रहणी सूर्याय नमः डेली का। ठीक है। और सुबह जल्दी जागना चाहिए। जिसका सूर्य कमजोर है उसको सूर्य की आराधना सुबह 8 बजे से पहले ओम ग्रहणी सूर्याय नमः के 3 बार अर्घ देना चाहिए। ठीक है। मंगल है, उसका रिप्रेजेंटेशन हनुमान जी करते हैं। हनुमान जी की जो पूजा करते हैं उनका मंगल अच्छा होता है। जी। जिसकी कुंडली में मंगल कमजोर है या कारकत्व होते हुए डिग्री वाइज वो बल नहीं है, बलाबल कम है, उसको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। सुंदरकांड के पाठ मंगलवार को हो तो अच्छा है, अदरवाइज हनुमान चालीसा और कभी कभार चोला भी चढ़ा सकते। बुधवार को गणेश जी, गणपति जो ज्ञान बुद्धि के भंडार हैं, जिनका गणपति अस्त है, बुद्ध अस्त है, उनको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। ओम गम गणपति नमः के जाप करने चाहिए, बीज मंत्र के एक माला करनी चाहिए। रत्न भी है, रत्न भी मैं बता सकता हूँ। तो गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति की पूजा, जो केले की पूजा अपन करते हैं, ओम ग्राम गीम गोम से गुरुवे नमः, इसके जाप करने चाहिए। मैं जहां तक मानता हूँ जितना मंत्र शक्ति अपन खुद अपने शरीर बॉडी में मंत्रोच्चारण करेंगे उतनी ज्यादा एनर्जी पॉजिटिव आएगी। ठीक है। रत्न भी अपनी जगह अपना काम करते हैं। जो व्यक्ति कहते हैं हम कुछ नहीं करते, उनके लिए रत्न धारण करना चाहिए। ठीक है। जैसे गुरु का पुखराज है, व्हाइट पुखराज है, मैं सजेस्ट करता हूँ येलो पुखराज, क्योंकि पीले वस्त्र, पीली चीजों का वो नहीं कर सकता तो पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। ठीक है। शुक्रवार को माँ दुर्गा का पाठ करना चाहिए जी। उससे माँ की आराधना करने से शुक्र का रिप्रेजेंटेशन माँ दुर्गा करती है। ठीक है। शनिवार को शनिदेव, क्योंकि शनि की 7.5 डहिया में तो कम से कम जिसके अस्तक वर्ग में 4 नंबर से कम है उसको शनि का आराधना करनी चाहिए। 7.5 डहिया में डरना नहीं चाहिए। शनि जितना अच्छा ग्रह देने वाला है उतना वो लेने वाला है। पिछले कर्मों के जन्मों का फल 7.5 डहिया में देता है वो। अष्टक वर्ग में 4 नंबर से पॉइंट कम आगे तो वो पूरी धुलाई करेगा अच्छे से और ऐसा रिफाइन कर देगा कि आपको आने वाले स्टेप में दे के भी जाएगा। ठीक है। तो इसको ऐसा नहीं मानते, डरना नहीं चाहिए। शनि से हर कोई डरता है, नेचुरल बात है, दुख का कारक है। शनि दुख भी है, शनि न्याय का देवता भी है, देता भी खूब है। तो ओम ब्राह्म प्रीम से शनिश्चय नमः जाप करें और शाम को 7:30 बजे के बाद तिल्ली का तेल अपना मुंह देख के और सिक्का डाल के शनि मंदिर में चढ़ाएं जी। ढैया 7:30 के टाइम तो करना ही चाहिए जिनको ये चल रही है। और प्रार्थना करें उनके चरणों में कि मेरी जो पूर्व जन्म में या इस जन्म की गलतियों को माफ करो, तो शनि उससे मुक्ति देते हैं। तो 7 ग्रहों का ही है। राहु केतु है, राहु केतु का रिप्रेजेंटेशन राहु का शनि जैसा ही है। ठीक है। काली चीजों का, काले तिल का इनका दान कर दो। शनि ओम राम राहु नमः कीजिए, माला कर सकते हैं। केतु का मंगल का रिप्रेजेंटेशन ओम केतुआय नमः, इसके जाप कर सकते हैं। तो इन करने से एक अंदर से पॉजिटिव एनर्जी स्टिमुलस पैदा होता है। ठीक है। और पॉजिटिव वाइब्स से हम लोग पॉजिटिव रहेंगे तो अच्छा काम करेंगे। ग्रह बदलेगा नहीं लेकिन उसकी एनर्जी को अच्छे से कर देगा, जीने लायक कर देगा। तो मेरा ऐसा मानना है। बहुत अच्छा कुलदीप जी, आज आपने 9 ग्रहों के उपाय और बहुत सारी चीज़ों पे अपने व्याख्यान दिया, आपने बहुत अच्छा व्याख्यान दिया आपने, इसलिए मैं आपका सही तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें और आगे चीज़ों पे बताते रहें।
मैं निवेदन करूंगा आप केपी पे कुछ ऐसा व्याख्यान लेके आए कि जिससे आम आदमी को केपी समझ आ सके। जी। और मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि अगर आप कुलदीप सर से अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं, कुलदीप शर्मा जी से अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो इनकी डिटेल्स इस वीडियो के नीचे दे रखी गई हैं, इनकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं। आप इनसे डायरेक्ट कनेक्ट करके आप अपनी कुंडली का व्याख्यान करा सकते हैं। एक बहुत ही मिनिमम कॉस्ट पे बहुत अच्छे से आपको कुंडली का विश्लेषण करके बता सकते हैं। अगर आपके पास बर्थ टाइम नहीं है, अगर आपके पास रेक्टिफिकेशन नहीं है, तो बिल्कुल आप इनसे संपर्क करें कि आपको एक्चुअल बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन करके देंगे। राइट। सो आज के लिए मैं धन्यवाद करूंगा कुलदीप जी का, और आप सब धन्यवाद राहुल जी, आपने समय दिया इतना। राधे रानी कृपा है सर। थैंक यू। हैप्पी गुरु पूर्णिमा टू ऑल। राइट, राधे राधे। थैंक यू वेरी मच।